part is a double tragedy. It depicts not only the tragedy of a once strong tribe but also the tragedy of a person named Akonkwo. अब अगर हम अकोनकवो के कैरेक्टर को देखें तो ही इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द स्टोरी, ही इज़ द लीडर ऑफ द आइबो ट्राइब। इनके ट्राइब को लिखा इग्बो जाता है और पढ़ा आइबो जाता है। ही इज़ अब्यूजिव, ब्रूटल एंड फिरोशियस विच मेड हिम मस्कुलिन। वो मस्कुलिनिटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो हर हाल में चाहता है कि मेरी मस्कुलिनिटी कायम रहे। जिस चीज़ से वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डरता है वो है वीकनेस। वो चाहता है कि कभी भी मेरे अंदर फेमिनिन एलिमेंट कभी ना पाया जाए। ये सारी रिबिलियंस चीज़ें उसके अंदर क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि उसका जो फादर था वो ऐसा था। उसका फादर जो था वो म्यूज़िक लवर था, वो एक ड्रंकर्ड था। उसके पास जब भी पैसे आते थे वो सीधा शराब पे उसको खर्च किया करता था। और वो एक डेटर था, उसने कर्ज़ों से घर को भर दिया था। और वो अपने फादर से उनको बहुत ज़्यादा इस लिहाज से नफरत करता था और उसने खुद से अहद किया था कि वो ऐसा नहीं बनेगा। तो डैट्स वाई वो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। उसका जो बेटा है नवोए, वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि वो कहता है कि ये एक एफेमिनेट सन है, तो इसको एक डॉटर होना चाहिए था। वो उसे अपनी तरह बनाना चाहता है, उसे मस्कुलिन बनाना चाहता है, उसे अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब वो यंग था तो वो अपने फादर की वॉर की स्टोरीज सुनने के बजाय अपनी मदर की स्टोरीज़ जो है वो सुनना पसंद करता था। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो भी उन लोगों में शुमार हो जाता है जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास अकोनकवो है जो कि न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारे पास यूनोका है जो कि उसका फादर है जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। नवोए उसका सन है अकोनकवो का। और अकीमी फुना जो है वो उसका अडोप्टेड सन है, जो हमें स्टोरी में पता चलेगा कि ये कैसे उसने अडोप्ट किया। अजिनमा जो है वो अकोनकवो की बेटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है। तो वो अकोनकवो कहता है कि तुम्हें मेरा असल में बेटा होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नवोए के अंदर होनी चाहिए थी, तो तुम्हें असल में मेरा बेटा होना चाहिए था। तो एक्विफी जो है ये अजिनमा की मदर है और अकोनकवो की सेकंड बीवी है। अकोनकवो की टोटल 3 बीवियां हैं और वो सबके साथ ही बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है और उनको मारता चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि एक मर्द को अपना कंट्रोल अपने घर के ऊपर बरकरार रखना चाहिए और उसकी पावर का अंदाज़ा होता ही इसी चीज़ से है कि वो अपनी बीवियों को मारे। उसके बाद कैरेक्टर है ओबेरिका का। ओबेरिका जो है वो इसका ट्रू फ्रेंड है। ऑल्दो कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अकोनकवो, ओबेरिका और यूचेंडो, ये ओबेरिका और यूचेंडो जो हैं वो एक फॉइल के तौर पे काम कर रहे हैं अकोनकवो के लिए। फॉइल कैरेक्टर कौन सा होता है? जो कि बिल्कुल ही अपोजिट हो किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए और इस तरीके से उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और भी ज़्यादा वाज़ह हो रही हों और वो और भी ज़्यादा खुल के सामने आ रही हों। अकोनकवो बहुत ज़्यादा रैश है, वो सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यूचेंडो की बात की जाए तो वो उसका मामू है, उसका मैटरनल अंकल है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है कि एक पर्सन की जो वर्थ है वो इस चीज़ से मेजर की जाती थी कि उसकी वाइफ्स कितनी है, उसके पास टाइटल कितने हैं और वो कितनी यैम्स ग्रो करता है। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था अकोनकवो और वो कहता था कि मेरे साथ वो टाइटल अटैच ना किए जाएं जो कि मेरे फादर के साथ अटैच किए जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा आइबो ट्राइब है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन किस्म का ट्राइब है। ये सारे के सारे लोग ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अकोनकवो भी ऐसा ही चाहता था कि मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बनूं कि मेरे साथ कोई भी नेगेटिव टाइटल अटैच ना कर सके। इसलिए ऑल द टाइम ही इज़ कंसर्न टुवर्ड्स मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग। तो उसकी इसी वजह से 3 बीवियां भी हैं और यैम्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। उसका भी बहुत ही अच्छा फार्मर है वो और टाइटल्स भी उसके पास बहुत सारे हैं। द फीस्ट ऑफ न्यू यैम्स, उसमें भी बहुत से रेसलिंग के मैचेस जीते हुए हैं। इसके अलावा उसने बहुत सी वॉर्स जीती हुई हैं और वो छोटी छोटी बात पे प्रोवोक होकर वॉर का फैसला भी कर लेता है। तो वो लीडर है आइबो ट्राइब का और इस तरीके का वो कैरेक्टर है। अब चलिए पढ़ते हैं हम समरी की तरफ। हमारी नोवेल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर और इसके अंदर टोटल 25 चैप्टर्स हैं।
सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमें इस चीज़ का पता चलता है कि ये जो कहानी है वो एक फ़िक्शनल विलेज यूमोफिया के अंदर टेक प्लेस हो रही है, और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 1890s का है। मतलब पूरी सेटिंग हमें पता चल गई, सेटिंग में टाइम और प्लेस दोनों पता चल गए हमें। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है प्रोटैगनिस्ट के बारे में, कि अकोनक्वो के बारे में, कि वो किस तरीके का बंदा है, कि वो आइबो ट्राइब का एक मेंबर है और कितना मस्कुलिन है। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो अपने फादर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा तंग था, तो इस वजह से उसने खुद को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। और उसका फादर जो था उसने अपने नेबरहुड में हर एक से पैसे मांगे हुए थे और उसने कभी भी किसी को वापस नहीं किए। और हिज इंडेटेडनेस लेफ्ट अकोनक्वो अशेम्ड, और इससे अकोनक्वो बहुत शर्मिंदा। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर वो लोग पहले तो ऐलान करते हैं कि कल सुबह जो है ना ट्रम्पेट्स बजते हैं और कहा जाता है कि कल सुबह एक मीटिंग होनी है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है उस मीटिंग का एजेंडा। तो कौन को वो यही समझता है कि शायद कोई किसी वार का ऐलान किया जाना होगा। तो फिर अगली सुबह जब ये मीटिंग होती है तो फिर उसमें ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि जो हमारा टाउन है, हमारा जो कस्बा है यूमोफिया, उसकी एक औरत को साथ वाले जो ट्राइब है उसने मारा है, मोबाइनो। और वो कहते हैं कि अब हमें जो है वो इसको या तो पीसफुली निगोशिएट करना है या फिर हम दूसरा रास्ता चुनेंगे। सबसे पहले हम निगोशिएशन के लिए जाएंगे और उसके लिए वो लोग कहते हैं कि हम उनसे ये मुआहदा करेंगे कि वो हमसे कि वो इस मैटर को पीसफुली रिज़ोल्व कर दें और हमें एक सन दे दें, अपना कोई एक मर्द दे दें और कोई यंग वर्जिन गर्ल दे दें और इस मसले को हल कर दें। अदरवाइज़ हम वॉर के लिए तैयार हैं। और जो यूमोफिया है वो पूरे के पूरे इलाके के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोब वाला टाउन था और सब जो दूसरे ट्राइब हैं वो उससे डरते भी थे। तो उससे वॉर में इंगेज होना एक बेवकूफ़ी ही थी, जो कि उन्हें पता था कि मोबाइलों के लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने अकोनक्वो को भेजा यही बात कह के कि तुम उनसे जो है वो ये कह के आओ कि हमें एक सन दो और एक वर्जिन डॉटर दो अपनी, तो हम इस मैटर को पीसफुली रिजोल्व कर देंगे कि तुमने हमारी किसी औरत को मारा है। तो फिर ऐसा ही होता है, जब अकोनक्वो उनके यहाँ जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकरीम के साथ वेलकम किया जाता है और फिर उसकी बात मान भी ली जाती है। और इस तरह से कहानी में एंटर होता है अकीमीफुना। अकीमीफुना वही सन है जो वो लोग देते हैं, मोबाइलों के लोग देते हैं ये बेक। तीसरे चैप्टर के अंदर हमें कुछ फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं अकोनक्वो की अर्ली लाइफ के बारे में। हमें कुछ अकाउंट मिलता है यूनोका के बारे में कि वो किस तरीके का कैरेक्टर था। कहते हैं कि एक बार एकबाला के पास, जो कि उनका एक गॉड था, ओरेकल ऑफ हिल्स एंड केव्स, उसके पास वो जाता है यूनोका और उससे कंसल्ट करता है कि मेरी यैम्स क्यों ग्रो नहीं करती हैं और मैं क्यों इस तरीके का रह गया हूँ। तो वो उसको जवाब देता है, लाउडली उसको जवाब देता है वो गॉड उसका, कि गो होम एंड वर्क लाइक अ मैन। उसके बाद हमें बताते हैं कि उसका जो फादर है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो क्या हो जाता है, उसकी स्टमक और लिम्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो इस वजह से ये जो स्वेलिंग उसकी हो जाती है, इसको एक ऑफेंस समझा जाता होता है अर्थ गॉडेस, जिसको वो एनी कहते होते हैं, उसके खिलाफ ये एक ऑफेंस समझा जाता होता है। इसलिए वो उसको जाके इवल फॉरेस्ट के अंदर, किसी एक बहुत ही घने फॉरेस्ट के अंदर जाके फेंक देते हैं। फोर्थ चैप्टर के अंदर हमें अकोनक्वो के कैरेक्टर के अंदर की मोर इंसाइट मिलती है। हमें पता चलता है कि वो क्लैन की एक मीटिंग के दौरान जो है ना, एक आदमी को फजूल किसी बात के, बगैर किसी बात के उसको इंसल्ट कर देता है और सारे जो क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो उसी आदमी की साइड लेते हैं, अकोनक्वो की साइड नहीं लेती। तो फिर अल्टीमेटली अकोनक्वो को अपोलोजाइज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो अकोनक्वो का अडॉप्टेड सन है अकीमीफुना, जो कि ट्राइब ने उसी के हवाले किया था कि तुम ही इसको पालो बढ़ाओ, तो वो बहुत ज़्यादा होम सिक है, ना वो खाना खाता है ना कुछ, और बहुत ज़्यादा होम सिक है। और अब वो 3 हफ्तों से बीमार है और जब उसको फोर्सफुली अकोनक्वो खाना खिलाने की कोशिश करता है तो वो वोमिट कर देता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या होता है, वो रिकवर हो रहा है अपनी इस होम सिकनेस से, और अब वो फ्रैंक हो रहा है नवोए के साथ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। इवन जो अकोनक्वो है वो भी उसका बहुत ही ज़्यादा शेदाई हो गया है, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी शो नहीं करता। अब इसके ज़रिए से एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया अकोनक्वो के ज़रिए से कि मतलब जिनकी लाइफ में इमोशंस नाम की कोई जगह नहीं है। अगर वो किसी जगह पे इमोशन फील करते भी हैं तो वो उसको बिल्कुल शो नहीं करते हैं,
वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, कौन को वो अज़िनमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, केमिफुना से मोहब्बत करता है, लेकिन वो इसको कभी भी आश्कार नहीं करता उनके सामने, क्योंकि उसे लगता है कि इमोशंस को उसको बयान करना भी एक कमज़ोरी है, तो मैं ये कमज़ोरी नहीं करूँगा। मतलब ये भी एक वीमन लाइक क्वालिटी है, इमोशंस को बयान करना भी। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वीक ऑफ पीस चल रहा है। वीक ऑफ पीस क्या होता है कि वो लोग हर साल यैम्स को ग्रो करने से पहले एक हफ़्ता वीक ऑफ पीस बनाते थे। ये उनका हॉलीडे टाइम होता था कि इस टाइम पीरियड में ना तो कोई हार्श वर्ड्स यूज़ करेगा, ना ही कोई फिजिकल अब्यूज़ यूज़ करेगा, बल्कि वो लोग सब लोग मुअद्दब होकर रहेंगे और जो गॉडेस एनी है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो इस साल बहुत अच्छी रहें। तो उनका वीक ऑफ पीस चल रहा होता है और उस दौरान ओकोंको जो कि बहुत ज़्यादा रैश और इम्पल्सिव है, तो वो क्या करता है, अपनी जो बीवी है उसको इसलिए बीट करता है क्योंकि वो खाना पकाए बगैर घर से चली गई होती है और उसको जो कि भूख लगी होती है, तो वो फिर जब वापस आती है तो वो उसको बहुत मारता है। उसके बाद जब ये वीक ऑफ पीस गुजर जाता है तो वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं नवोए और किमीफुना यैम्स ग्रो करने में, और वो उनसे डेलिबरेटली टफ होता है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली बात कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मस्कुलिन कैरेक्टर है और उसे कभी भी जो है पोलाइटली बात नहीं करनी। चैप्टर 5 के अंदर द फीस्ट ऑफ न्यू यैम आ जाता है कि ये सेलिब्रेशन आ जाती है, जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो उसको वो कहते हैं कि कौन को वो इतना पसंद तो नहीं करता, वो तो ज़्यादातर काम करना ही पसंद करता है, हार्ड वर्क करना ही पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो मेक श्योर करता है कि सब कुछ जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। तो वो अपनी जो वाइफ एक्विफी है उसको जो है ना मारता भी है इस वजह से कि हर चीज़ जो है प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। तो फिर क्या है कि एक्विफी उसके बाद फर्स्ट दिन गुजरने के बाद फिर जो है वो सेकंड दिन स्टार्ट हो जाता है जो कि रेसलिंग मैच का होता है। अब एक्विफी को रेसलिंग मैच बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो बड़े ही इश्तियाक के साथ रेसलिंग मैच को देखती होती है, क्योंकि यहीं पर उसने पहली बार कोनकोवो को देखा था और फिर शी जस्ट फॉल इन लव विद हिज ब्रेवरी, और फिर उसने फैसला किया था कि मैं उससे शादी करूँगी। असल में एक्विफी की पहले किसी से शादी उस टाइम हुई थी, और फिर उससे इम्प्रेस होने के बाद कोनकोवो से इम्प्रेस होने के बाद ये फिर एक बार अपने हस्बैंड को छोड़ के कोनकोवो की हट में आ जाती है और उसको कहती है कि आई जस्ट वांट टू मैरी यू। तो फिर उसको प्रपोज करती है और फिर से इनकी जो है फिर इनकी शादी हो जाती है। 6 चैप्टर जो है वो 5th चैप्टर की ही कंटिन्यूएशन है कि आइलो जो जगह है वहाँ पर जो है ना ये मैच हो रहा है, रेसलिंग मैच, और उसमें जो जीतता है वो है ओबेरिका का सन। ओबेरिका कौन था भला? कोनकोवो का फ्रेंड था, उसका सन इसमें जीतता है, वो उसका विक्टर है। और इंटरमिशन के दौरान एक्विफी जो है वो अपनी फ्रेंड काइलो से बात कर रही है। अब काइलो क्या है? एक प्रीस्टेस है और ये इसकी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है और ये ऑल द टाइम इसके साथ होती है। अब काइलो को इसकी बेटी भी बहुत पसंद है, अज़िनमा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें पता चलता है कि 3 साल हो गए हैं किमीफुना को उनके साथ रहते हुए, और अब वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है उनके साथ और बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है उनके साथ। और नवोए जो है उसके ऊपर भी उसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा मस्कुलिन है, उसके अंदर कुछ अच्छी आदत पाई जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नवोए को भी ट्रेन कर रहा है और इस चीज़ से कोनकोवो बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसके बाद क्या है कि ये लोग जो है वो फार्म में काम कर रहे हैं यैम्स में। जियोडो आता है और कोनकोवो को बताता है कि जो ओरेकल है उसने किमीफुना की डेथ का मुतालबा किया और उसे कहा है कि उसको मार दिया जाए। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें वो फादर कह के बुलाता है और तुमसे वो बहुत ज़्यादा अटैच है, तुम भी उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो तुमसे वो नहीं मारा जाएगा, तो तुम फिक्र नहीं करो, ये काम हम कर देंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, क्योंकि उसे होता है कि अगर मोहल्ले वालों को, ट्राइब वालों को पता चला कि मैंने जो है ना एज वीकनेस का मुजाहिरा किया है और अपने सन को खुद नहीं मारा, दूसरों से मरवाया है, तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो वो कभी भी वीकनेस को इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे कोई वीक समझे, तो इस वजह से वो कहता है कि नहीं, मैं खुद मारूंगा उसको। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अटैच है किमीफुना के बाद, और हम देखेंगे कि वो किस कदर डिप्रेस्ड हो जाता है उसको मारने के बाद। उसके बाद किमीफुना को वो लोग लेते हैं और उसको कहते हैं कि हम तुम्हें घर लेके जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा है, उसे भी कुछ गट फीलिंग आ रही है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरे साथ मेरा फादर मौजूद है, यानी कि जो अडोप्टेड, जिसने मुझे अडोप्ट किया है, वो मेरे साथ मौजूद है और मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो फिर जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं ट्राइब के लोग, तो वो सीधा जो है ना
कोनकोवो के पास भाग कर आता है और कोनकोवो फिर उसको लास्ट ब्लो, फाइनल ब्लो मारता है और फिर उसको किल कर देता है। उसके बाद जब वो घर आता है तो नवोए और उसकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ अंदाज़ा है कि क्या हुआ है, और वो लोग बहुत ज़्यादा फ्राइटन और डिवास्टेटेड है कि व्हाट हैज़ डन। तो वो उससे बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा मुतनफ़र हो जाता है नवोए अपने फादर कोनकोवो से। वो पहले ही उसको बहुत ज़्यादा बीट करता होता है, इस लिहाज से उसमें कुछ रेबेलियस जम्स पाए जाते होते हैं नवोए के अंदर। और अब जो उसने फाइनल काम किया होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को और उसके भाई जैसे फ्रेंड को उसने मारा होता है, तो वो इससे शायद कभी उसको माफ़ ना कर पाए नवोए। चैप्टर 8 के अंदर हमें बताते हैं कि 2 दिन हो गए हैं और कोनकोवो ने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो शराब ही पी रहा है क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर है कि उस किमीफुना की डेथ की वजह से, और नवोए भी उसको छोड़ चुका है इस वजह से, और वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा टेंस है। फिर वो बैरिका के पास जाता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा सूद करता है और उससे ये पूछता भी नहीं है कि तुमने क्यों मारा किमीफुना को, तुम्हें पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ कितना अटैच है, क्योंकि वो उसकी नेचर को बहुत अच्छे से समझता है। वो उसको सूद करता है, अल्दो कि वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि तुमने उसे क्यों मारा और उसे मारना अच्छा नहीं था, लेकिन वो उसको फिर भी सपोर्ट करता है एज अ ट्रू फ्रेंड। प्रोग्रेस करती है तो हमें पता चलता है कि ज़ियोडो जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट मैन होता है विलेज का, जो कि कोनकोवो को वार्न भी करता है कि तुम किमीफुना को ना मारो, और उसको आके अकबाला का पैगाम देता है कि अकबाला ने कहा है कि इसको मारा जाए लेकिन विलेज के पीपल मारेंगे, तुम उसके मर्डर में जो पार्टिसिपेट ना करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, तो वो ज़ियोडो जो है वो फोत हो जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है। और उस टाइम जो कि वो बहुत ही ज़्यादा रेवरेंट किस्म का बंदा होता है, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसे रेयर एकम्प्लिशमेंट मिल चुकी होती हैं, उसको 3 टाइटल्स भी मिले हुए होते हैं। तो उसकी डेथ के ऊपर ड्रम्स आर बीटन एंड गन्स एंड कैनन्स आर फायर्ड। तो इस तरीके से एज अ सल्यूट के तौर पर वो लोग गन फायर करते हैं। और इसी शोरो गुल के अंदर जब वो गेस्ट के साथ कोनकोवो गन उसको फायर कर रहा होता है, तो गलती से ज़ियोडो का 16 ईयर का जो सन है उसको एक गोली लग जाती है और वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाता है। तो क्लैन के मेंबर्स ये फैसला करते हैं कि कोनकोवो को 7 सालों के लिए इस ट्राइब से निकाल दिया जाए, इस गांव से निकाल दिया जाए, और उसके कंपाउंड को भी जला दिया जाता है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि सोइल को साफ़ किया जाए और उससे इस कर्ज को दूर किया जाए, इसलिए वो उसको भी जला देते हैं। और उसके बाद वो अपनी मटर्नल लैंड में जाता है, अपनी आबाई लैंड में जाता है, मवांटा कबीले के अंदर जाता है जहाँ पर उसका जो मामू है जो चेंडो, वो उसको वार्मली वेलकम करता है, उसको पीस ऑफ लैंड भी देता है और उसको कहता है कि उस फार्मिंग के लिए जगह भी देता है कि तुम यहाँ पे यैम्स ग्रो करो और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, और उसको कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसको एक्सेप्ट करो, नॉस्टैल्जिया में ना रहो, और जो कुछ भी हो गया इसको एक्सेप्ट करो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता है कोनकोवो। 2 सालों के बाद बैरिका वहाँ पर आता है और उनको आगे बताता है कि एक अबेम क्लैन है, वहाँ पर वाइट पीपल आया था एक, और वहाँ के लोगों ने उसको मार दिया क्योंकि उनके जो गॉड हैं उन्होंने उन्हें कहा कि ये जो है ना पूरी सॉइल को कंटामिनेट करेगा और ये दंगा फसाद करेगा, तो ये आदमी मार दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसे मार दिया। उसके बाद उसके बाद 2 सालों बाद मज़ीद हम देखते हैं कि जो बैरिका दोबारा विज़िट करता है तो उसको बताता है कि अब यूमोफिया के अंदर भी वाइट पीपल आए हुए हैं, वाइट मशीनरीज़ आए हुए हैं और वो अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं, और उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी कायम कर दिए हैं, और वो कबीले के बहुत से लोगों ने उनकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसकी टीचिंग्स पे अमल करते हुए क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और नवोए तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है उनकी टीचिंग्स की तरफ, और जो होली ट्रिनिटी की वो बात करते हैं और जो सॉन्ग्स वो सिंग करते हैं उसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने फादर के डर की वजह से वहाँ नहीं जा रहा होता। तो एक दिन जब वो चर्च की तरफ जा रहा होता है तो उसका एक कज़न उसको देख लेता है और वो जाके उसके कोनकोवो को बता देता है, और कोनकोवो फिर उसको बहुत ज़्यादा मारता है। यहाँ से यूचेंडो उसको रेस्क्यू करता है। शादियाँ भी करूँगा, मतलब जितनी ज़्यादा वाइफ उतना ज़्यादा स्टेटस, और इसके साथ साथ उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अजीनमा की शादी भी करूँगा किसी कोई अच्छा सा बंदा ढूंढ के। तो वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है और उसको लगता होता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो बहुत ही ज़्यादा वार्मली उसको वेलकम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गांव के लोग होते हैं वो उसकी प्रेजेंस को और उसकी कमिंग को रियली नोटिस करते हैं
और उसको कोई इतना अडोर नहीं करते, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और वो अमेरिका से डिस्कस करता है कि ये लोग इतने आराम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन थे, मेरा पूरा ट्राइब बहुत मस्कुलिन था, तो इस तरीके से ये कैसे कर सकते हैं। तो अमेरिका उसको कहता है कि The white man has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart. उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं मिस्टर ब्राउन और मिस्टर स्मिथ के कैरेक्टर्स। ये न्यू कैरेक्टर्स हैं जो समरी के अंदर आए हैं। मिस्टर ब्राउन भी एक मिशनरी है और मिस्टर स्मिथ भी एक मिशनरी है, लेकिन ये दोनों मिशनरीज जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक मिस्टर ब्राउन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक, काइंड और कंपैशनेट किस्म का मिशनरी है, जो कि क्रिश्चियनिटी की सारी टीचिंग्स के ऊपर अमल करता है। वो किसी को भी परसुएड नहीं करता कि आप क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता है, उनसे शेयर करता है कि हमारा रिलीजन इस तरीके का है। एट द सेम टाइम वो उनसे उनके रिलीजन के बारे में पूछता है और उनके रिलीजन को पूरी रिस्पेक्ट देता है और सिर्फ वो शेयरिंग करता है। उसके बाद वो स्कूल बिल्ड करता है, हॉस्पिटल बिल्ड करता है, वहाँ पर वो बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देता है, उनके पेरेंट्स को गिफ्ट देता है और सबके साथ अच्छा रवैया रखे हुए हैं। तो उसके टाइम पीरियड के अंदर कोई भी कन्वर्ट नहीं होता और ना ही वो किसी अपने चर्च के किसी जीलेस्ट बंदे को तो अलाउ करता है कि कोई किसी को परसुएड करे कि तुम जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाओ। उसकी ख्वाहिश होती है कि खुद से अगर वो लोग आते हैं तो आएँ, लेकिन हम इसमें इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद जब बाय द टाइम कॉनकवो जब अराइव होता है यूमोफिया के अंदर, तो उस टाइम पीरियड के अंदर मिस्टर ब्राउन अपने हेल्थ रीजंस की वजह से वहाँ से जा चुका होता है और मिस्टर स्मिथ वहाँ पर होता है। और मिस्टर स्मिथ जो है उसकी आइडियोलॉजी ये होती है कि आपको जो है ना एक उसको कन्वर्ट्स बनाने से ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी होती है कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं वो एक ज़ीलट किस्म के आदमी बने, मतलब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के क्रिश्चियन हों कि वो मरने मारने पर तुल आएँ छोटी छोटी बात के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा जीलस्ट हों, जितनी भी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हैं उसके स्क्रिप्चर के अंदर उसको स्ट्रॉन्गली हेल्ड करें। तो वो बहुत ज़्यादा फनेटिक किस्म के कन्वर्ट्स बनाने की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। और उसी के टाइम पीरियड के अंदर एक करैक्टर है इनोच, वो उस तरीके का बन जाता है जैसे वो चाहता है कि सारे के सारे कन्वर्ट्स बने। वो बहुत ज़्यादा ज़िलेट होता है, तो वो एक वो का मास्क एक दिन उतार देता है, फिर चर्च पर हमला कर देते हैं। तो जब विलेज के लोग अपने एल्डर्स की तजलील के बदले में उनका चर्च जला देते हैं और उसको तबाह कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो डीसीज होते हैं वो कॉनकवो और 5 मज़ीद बंदों को बुलाता है अपने ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्यों जलाया, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और उनको बताते हैं कि तुम लोगों ने किस तरीके से इल ट्रीट किया है चर्च में मौजूद लोगों को और तुम लोगों ने कितना नुकसान किया है वहाँ पर, और फिर उनको ब्रूटैलिटी का निशाना बनाया जाता है, उनको मारा जाता है वहाँ पर। और फिर क्लैन के मेंबर्स उनकी ज़मानत पे करते हैं और एक हैवी फ़ाइन देते हैं, और उसके बाद वो लोग रिहा होकर वापस आते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके जिस्मों के ऊपर निशानात भी होते हैं ज़ख्मों के। तो उसके बाद क्या होती है, एक क्लैन की मीटिंग अनाउंस होती है। ओबेरिका उसके ज़ख्मों को देख चुका होता है और उसके साथ होता है, और फिर उस मीटिंग के अंदर वो लोग जाते हैं। और अब क्या है, कॉनकवो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उस टाइम से बहुत ज़्यादा खुश होता है जब से उन्होंने चर्च जलाया होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जो यूमोफिया के लोग हैं वो पहले जैसे हो गए हैं। तो जब मीटिंग होती है तो उसमें यही फैसला किया जाता है कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए हम वॉर करेंगे, चाहे इसके लिए हमें क्लैन के लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े, हम वॉर करेंगे। तो उसी मीटिंग के दौरान ही कुछ मैसेंजर्स अपेयर होते हैं और उनको कहते हैं कि इस मीटिंग को ख़त्म किया जाए, ये क्या हो रहा है। तो कॉनकवो को उसकी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो उनका लीडर होता है, ज़्यादा सारे मैसेंजर्स में से जो उनका लीडर होता है मैसेंजर्स का, उसका वो बीहेड कर देता है, उसको सर कलम कर देता है गुस्से में आके। और सारे के सारे विलेजर्स जो है वो इससे बहुत ज़्यादा शशोपंज रह जाते हैं और बाकी जो मैसेंजर्स हैं वो उनको अलाउ करते हैं कि आप लोग यहाँ से इस्केप कर जाएं, भाग जाएं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, लास्ट चैप्टर के अंदर के जो डीसीज हैं वो अपेयर होते हैं और वो कॉनकवो के कंपाउंड को ढूंढ रहे होते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कॉनकवो किधर है। तो ओबेरिका जो है वो उनको बताता है कि कॉनकवो यहाँ नहीं है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि हमें बताओ वो कहाँ है। तो वो कहता है कि लाओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कहाँ है। तो वो उसको लेके जाते हैं जहाँ पर कॉनकवो ने खुद को हैंग किया होता है। असल में वो खुद के साथ सुसाइड कर चुका होता है और अब उसकी बॉडी हैंग कर रही होती है।
तो वहाँ पर वो उसको लेकर जाते हैं और वो कहता है कि चूँकि ये एक अबोमिनेशन है हमारे ट्राइब के मुताबिक सुसाइड, तो इस वजह से हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। हिज बॉडी इज़ ईवल एंड ओनली स्ट्रेंजर्स में टच इट। और इवन वो लोग कहते हैं कि हम इसको बुरे भी नहीं कर सकते, इसको दफनाना भी आपको ही पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है बैरिका को उन डीसीज़ के ऊपर और उन वाइट्स के ऊपर, क्योंकि वो कह रहा होता है कि ना यू ड्रोव हिम टू किल हिमसेल्फ एंड नाउ ही विल बी बरीड लाइक अ डॉग। तो वो जैसा भी बना है उस चीज़ से ऐसा बनने पर आपने ही मजबूर किया है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अमेरिका एंड पर भी उसको डिफेंड कर रहा होता है। तो उसके बाद जो डीसी है वो अपने बंदों को कहता है कि इसकी लाश को नीचे उतारा जाए और वो लोग उसको नीचे उतारते हैं। और वो इस बात से उनकी इस अनोखी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंट्रीग होता है डीसी, और वो कहता है कि मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा हूँ आजकल इस नई जगह पर आने के बाद, मैं उसमें ये इवेंट भी ज़रूर ऐड करूँगा और मैं अपने इस बुक को पब्लिश भी ज़रूर करूँगा। और वो कहता है, और उसकी बुक का नाम होता है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। चिनुआ एशेबे ने एक ऐसा ट्राइब दिखाने की कोशिश की है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, जो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ स्ट्रॉन्गली क्लिंग करता था, लेकिन फिर भी उसके साथ भी इस तरीके का सलूक किया गया कि उन लोगों को भी वुमेन लाइक बनना पड़ा। और वो उसका पॉइंट है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ भी ये हुआ है तो वो ट्राइब्स जो कि वीक होंगे तो उस पर कॉलोनाइजेशन का क्या असर हुआ होगा। तो इस तरीके से बड़ी सक्सेसफुली चिनुआ एशेबे ने न सिर्फ प्री कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड अफ्रीका में दिखाया है, बल्कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड भी दिखाया है। और उसने दिखाया कि कॉलोनियलिज्म जो है उसके किस कदर स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि उस एट द सेम टाइम उसने एक ऐसे बंदे की ट्रेजेडी दिखाई है जो कि अपनी ट्रेडिशंस के साथ स्ट्रॉन्गली क्लिंग करता था और बिल्कुल नैरो माइंड था, और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इनोवेशन को ऐड नहीं करता था। और एक पावरफुल कैरेक्टर दिखाया है इस सूरत हाल में उसने कि जो अपनी ट्रेडिशंस को कुर्बान करने के बजाय अपने आप को कुर्बान करना पसंद करता है। वो कहता है मैं जीते जी तो कभी भी अपनी ट्रेडिशन के ऊपर सौदा नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। और इस नोट के साथ हमारी नॉवल इख्तिताम को पहुंचती है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।